नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। लेके आ गया हूं मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज अकाउंटेंसी की एक नई वीडियो। यार आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी नई बुक जो कि है कंपनी अकाउंट्स की। स्टार्ट करते हैं और आज मैं कवर करूंगा उसके 3 चैप्टर्स और ट्राई करेंगे कि 2 दिन में इस पूरी बुक को खत्म करेंगे। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, 2 दिन में बुक कैसे खत्म होगी, बट देखते जाओ अब कैसे करेंगे हम 2 दिन में इस बुक को खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन के आवाज बढ़ाओ, बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। चलो यार स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारी बैलेंस शीट जो कि आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, वर्किंग नोट सुने तो बस वही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम पढ़ेंगे इस बुक के लास्ट चैप्टर में जो कि कल पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट से। यार ये रही हमारी बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आप कहोगे अरे भाई ये क्या बना दिया, ये तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ी थी वो दूसरी बैलेंस शीट थी, अभी ये होता है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर्मेट में क्या क्या है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2021 2020। अब ये क्या है, आपके ईयर्स, जो मतलब आपका ये जो 2020 मतलब लास्ट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं, और ये हमारा करंट ईयर हो गया। ठीक है, सो आपको समझाने के लिए मैंने 21 और 20 ऐसे करके लिखा हुआ है। सो अब इसमें भी दोनों चीज़ तो होती है हमारी, लाइबिलिटीज़ और असेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आती है मेन टर्म जो क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसको हम ये लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। उसके बाद आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, अब वो तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नाम से। शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उनके जो फंड्स होते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सो इनको यार जो भी मैं टर्म्स बताऊंगा ध्यान से सुनना। अभी देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। सो अब देखो, शेयर कैपिटल जो होती हैं उसमें आता है ऑथराइज नॉमिनल मतलब ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज क्या होता है, जो मैक्सिमम शेयर कंपनी इशू करती है, और इशूड क्या होता है, जो टाइम टू टाइम शेयर इशू करती है कंपनी। ठीक है, और ये हो गया पार्ट ऑफ इशूड शेयर जो कि सब्सक्राइब कर रखे होते हैं। दोबारा से आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। अब इसमें हम लोग को दिख रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब जितने भी आपके रिजर्व्स और सरप्लस होंगे ना, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले बी पार्ट के अंदर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट अगर दे रखा है तो उसको ऐड कर दो। उसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सो ये टर्म आप लोग दूसरी बुक में अभी जब कराऊंगा उसमें आपको समझ में आएगी कि आपका मतलब जो शेयर इशू होते हैं, उसमें इशू ऑफ शेयर चैप्टर है, शेयर इशू होंगे उसके लिए आप लोग अलॉट करने के लिए मतलब आप एप्लीकेशन भेजोगे। सो उसकी एक टर्म है ये, अगर आपको दे रखा है सो आप इसको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आती है हमारी थर्ड पार्ट जो कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब इसमें क्या क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आते हैं हमारे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर लोन्स। अब उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होते हैं आपको पता ही है, जितने भी अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे होंगे उसको आप इस टर्म में ऐड कर दोगे। ठीक है, सो उसके बाद आता है हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती है, ये टर्म वो होती है जैसे कि आप लोगों ने लाइबिलिटीज, आपके जो टैक्स होते हैं, टैक्स पे के लिए आपने एक मतलब अमाउंट तय किया कि आपने मान लो 10 लाख रुपए टैक्स पे के लिए, या फिर 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख रुपए आपने तय करे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है उससे कम का आ गया तो हमारा बनता है डेफर्ड टैक्स। अब लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ बनता है, असेट्स में असेट्स बनते हैं। मतलब जैसे आपको ज़्यादा पे करना था और आपका कम हो गया सो लाइबिलिटी बन जाएगी, आपको कम पे करना था और ज़्यादा बन गया तो आपका असेट बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इन सब के अलावा अदर कोई भी लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा की लाइबिलिटी दे रखी हो सो आप उसको ऐड कर दोगे इस वाले पार्ट में। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ क्या है हमारी, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटीज़। ये 4 टर्म्स है, बस इसके अंदर कवर हो जाता है हमारा करंट लाइबिलिटीज़। सो ट्रेड पेबल्स तो आपको पता ही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देख लेते हैं। तो यार शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मैंने दिख रखे हैं यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या फिर लोन से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब शॉर्ट टर्म की टर्म होती है, लोन्स वगैरह, सो वो इसमें चले जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो उसमें क्या आएगा हमारा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। तो ये सारे प्रोविजंस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, एंड में आप लोगों को टोटल कर देना है दोनों का, मतलब दोनों ईयर्स का टोटल करके ऐसे लिख देंगे तो आपकी लाइबिलिटीज़ का टोटल आ जाएगा। सो अब देखते हैं हमारे असेट्स। असेट्स में क्या क्या है हमारी, नॉन करेंट और करेंट दो टाइप की असेट्स होती है। फिक्स असेट्स, फिक्स में क्या क्या आएंगी, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल, कैपिटल WIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर दे रखा है तो इसके अंदर ऐड होगा। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये मतलब 1 2 3 4 टर्म्स आपकी फिक्स असेट में आएगी। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई, वो भी देख लेते हैं। सो नॉन करेंट हमारी होती है अगर प्रॉपर्टी आपने कोई मतलब कर रखी है, इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट ऑन वो इन्वेस्टमेंट ऑफ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स या फिर और भी कुछ। सो वो सारी आपकी नॉन टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। करंट तो कौन सी हुई, एक साल के अंदर। अब प्रॉपर्टी पे कर रहे हो तो भाई एक साल से ज़्यादा के लिए कर रहे होगे ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, शेयर्स, फंड्स। सो एक साल से ज़्यादा के लिए अगर कर रहे होगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। अब सी पार्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म के कोई भी लोन या एडवांस है तो वो चला जाएगा इसके अंदर नॉन करंट असेट्स में। डेफर्ड टैक्स असेट्स, मैंने अभी बताया आपको कि आपने जो मतलब अपना बनाया होगा टैक्स के लिए, उससे ज़्यादा का हो गया या फिर मतलब उससे कम का हो गया, वही सब होता है डेफर्ड टैक्स। और असेट्स में कब होएगा वो, लाइबिलिटीज़ में। तो जैसे आपने ज़्यादा के लिए मतलब कम के लिए बनाया और उससे ज़्यादा आपके टैक्स आ गया। बट अगर आपने 1 लाख का बनाया और आपका टैक्स आया फिर 50,000, सो 50,000 बच गए ना, वो इसमें चले जाएंगे। अदर नॉन करंट असेट्स जितने भी होंगे वो इस टर्म के अंदर चले जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। करंट असेट्स क्या होते हैं हमारे, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स। अब देख लेते हैं इसमें से जो हमारी ये जो हो गई हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स, तो वो तो हमारी सिंपल टर्म है। शॉर्ट टर्म लोन्स अगर कोई भी आपको दे रखा होगा तो आप ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। दूसरी जो टर्म आ जाती है हमारी ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब अदर करंट एसेट्स भी क्या है, जो भी बचेंगे वो आप इसमें डालोगे। अब इन 3 टर्म्स को समझते हैं। सो भाई करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आते हैं, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और फंड्स, मतलब वही नॉन करंट वाला हो गया। लेकिन इसमें क्या है, करंट मतलब एक साल के अंदर अंदर के लिए अगर आप किसी चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो यहाँ पे जाएगा। इन्वेंट्रीज में आती है रॉ मटेरियल, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, SIT मतलब आपका स्टॉक एंड ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल और स्टोर एंड स्पेयर्स, मतलब ये 2 चीज़ें हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। या फिर रॉ मटेरियल होगा, वो तो आप समझ जाओगे कि इन्वेंट्रीज में आएगा। लेकिन ये जो लूज टूल है ना, ये बहुत फंसाता है बच्चों को, भूल जाते हैं कहाँ पे इन्वेंट्रीज में आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। और इन्वेंट्रीज कहाँ होती है हमारी, करंट असेट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होती है भाई, नई टर्म है आप लोगों के लिए, अब आगे बहुत यूज होगी इस बुक में। बैंक बैलेंस हो गया, चेक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, ड्राफ्ट ऑन हैंड हो गया, बस ये सब आता है कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। अब एंड में कुछ नहीं करना, जैसे लाइबिलिटीज़ का टोटल किया था असेट्स का भी टोटल कर दो, दोनों को मैच कर लो, दोनों का टोटल मैच हो जाएगा तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सो यार अब उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। लाइक आपको दे देंगे कि इन्वेंट्रीज के अंदर की टर्म, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, आपका लूज टूल दे दिया, ठीक है, लूज टूल दे दिया और कहेगा कि उसको कहाँ डालोगे आप। सो लूज टूल आप किसके अंदर जाएगा, आपका इन्वेंट्रीज के अंदर। इन्वेंट्रीज किसके अंदर होती है, आपकी करंट असेट्स के अंदर, और करंट असेट्स आपके किसके अंदर होते हैं, असेट्स के अंदर। सो ऐसे आपको पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा, लाइक लूज टूल, इन्वेंट्रीज, उसके बाद करंट असेट्स, उसके बाद असेट्स, ठीक है। सो अब आप कहोगे मैं दोबारा से बैलेंस शीट क्यों दिखा रहा हूँ लाइबिलिटीज़ वाली। अगर आप लोग पहली बार सीख रहे हो या फिर पहली बार पढ़ रहे हो ये वाला चैप्टर, सो मैं आपको बता दूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हो सारी टर्म्स को, अगर आपको याद ना हो, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत लंबी है। बुक में आप पूरी देखोगे ना, मैंने तो हाफ करके दिखाई है अभी आपको, पूरी देखोगे तो आपको बहुत लंबी लगेगी। SAMPA, ये जो बहुत लंबी टर्म है, इसको मैंने ऐसे याद किया था, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। जैसे SAMPA, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लो कि आपको पूरा याद हो जाएगा उससे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आप ऐसे याद रखोगे कौन कौन चीज़ आएगी, देखो ऐसे LLDO, या फिर इसको आप उल्टा सीधा करके याद कर सकते हो, कुछ भी करके, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें क्या आएगी, ये जो करंट है इसके अंदर है हमारी ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, अदर करंट लाइबिलिटीज TSSO। अब इसको भी आप घुमा फिरा के जैसे मर्जी याद कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से याद कर लो। अब इसमें भी आपका सेम है, जैसे फिक्स्ड असेट्स हो गए और उसके बाद नॉन करंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म, फिर डेफर्ड टैक्स, फिर अदर, FNLDO करके इसको घुमा फिरा के आप जैसे मर्जी आप छोटा करके याद कर लो, ठीक है। करंट असेट्स में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, CNC और O, तो CSITCO, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ यार और इजीली याद कर लो। सो अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी फॉर्मेट जो है वो सिंपल है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, जो करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है वो लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले, उसके बाद अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको एग्जाम्पल मतलब आंसर कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ये जो आपका सारा है ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा, आंसर कैसे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को, मतलब फर्स्ट और 2 को, इन दोनों को ऐड करो और टोटल लिखो। उसके बाद एक्सपेंसिस दे रखे होंगे, एक्सपेंसिस के अंदर ये सारी टर्म्स आती है। तो एक्सपेंसिस के अंदर हमारी ये जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये सारी टर्म्स एक्सपेंसेस के अंदर आएगी हमारी, ठीक है। इन सब में से कोई भी दे रखा है तो आप उसको मतलब ऐड ऑन करके उसके बाद टोटल एक्सपेंस में लिखोगे। टोटल एक्सपेंस में लिखने के बाद क्या करना, आगे देखते हैं। टोटल एक्सपेंस में लिखने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। कैसे निकलेगा, आपका जो रेवेन्यू आया था, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है टोटल एक्सपेंसिस, ठीक है। 3 - 4 मैंने लिखा भी हुआ है। अब उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ये लिखा हुआ है मैंने 5 - 6, मतलब 5th - 6th, ठीक है। तो चलो यार आप पढ़ लेते थोड़ी थ्योरी ये जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब 1-2 नंबर की आ सकती है। एसेंशियल्स ऑफ
एफएस, एफएस क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेबल है, वेरीफेबल है और रेलेवेंट है, टाइमलीनेस है और पार्टिस इंटरेस्टेड इन एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन इंटरेस्टेड होता है? इंटरनल यूजर्स में शेयर होल्डर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और सेबी। सेबी कौन होती है भाई? हमारी बिजनेस स्टडीज़ में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो हमारी होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओ नहीं आता, SEBI आता है। लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है हमारी भाई? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, प्राइस लेवल चेंजेस भी होते हैं उनको भी इग्नोर कर दिया जाता है, कांट मीट ऑल पार्टीज पर्पसेस मतलब जो हर पार्टी होती है, जो हमने पार्टीज देखी ना, इन हर पार्टी के पर्पस को मीट नहीं कर पाती। चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमने पढ़ी ना, अभी मैं आप कहोगे उसमें कैश फ्लो तो पढ़ाया नहीं, मैंने बताया तो लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, और जो नोट्स ऑफ अकाउंट होंगे वो भी उसी में साथ में पढ़ लेंगे। सो इसमें अब हमारा है प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, मतलब अभी तक जो पढ़ी है उनको हम एनालाइज कैसे करेंगे। टूल्स हैं इसमें, टूल्स क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों से कर सकते हैं हम। कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगी, कॉमन साइज स्टेटमेंट होगी जो कि थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस जो कि फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, और कैश फ्लो बताइए आपको फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थ्योरी थ्योरी है। टाइप्स ऑफ एफएसए मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है। इंटरनल में कौन आएगा? मैनेजमेंट। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, ठीक है। जो वर्टिकल होता है इन दोनों के आपको पूछ सकते हैं, और कैरिड इन एंड मतलब जो एंड में होता है ना उसी को हम लोग लेते हैं वर्टिकल एनालिसिस में। इंट्राफर्म और इंटरफर्म क्या होता है भाई? इंट्राफर्म तो आपको अजीब लगेगा, इंटरफर्म तो आप समझ सकते हो, जैसे दो फर्म्स को ए और बी को आप कंपेयर कर रहे हो। इंट्राफर्म क्या होता है? ए के अंदर ही हम दो यूनिट्स को या फिर दो किसी भी चीज़ को, प्रोडक्शन और हमारा जो मतलब डिपार्टमेंट्स को, चाहे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, उन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ एसएसए, प्रोसेस क्या होता है इसका? रीअरेंजमेंट करा, कंपैरिजन करा, एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया। पर्पस, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। पर्पस मतलब अर्निंग कैपेसिटी पता चल जाती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी पता चल जाती है, सॉल्वेंसी पता चल जाती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेबल है, ठीक है। यूजेस क्या है इसके? सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एंड डेट एनालिसिस, जनरल बिजनेस एनालिसिस और डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या इसकी? वही सेम जो हमने अभी पढ़ी थी पहले। हिस्टोरिकल इग्नोर, प्राइस लेवल चेंजेस, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स जो होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, विंडो ड्रेसिंग होती है इसमें, और आइडेंटिफाइज सिम्टम्स। देखा दो चैप्टर कितनी जल्दी से खत्म हो गया हमारे, आपको पता भी नहीं चला। अब थर्ड चैप्टर आ गया, टूल्स ऑफ एफएसए मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स। अभी हमने पढ़े, मैंने बताया था ना कंपैरेटिव और कॉमन साइज आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो चलो पढ़ते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, सेम फॉर्मेट देख रहे हैं ना ऊपर के, वही सेम है, इतना तो सेम है मतलब। उसके बाद जो इसमें आता है हमारा कंपैरेटिव में, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, दो के बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज हमारा क्या होता है? अब इसमें जैसे आपको दे रखे होंगे यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, ए और बी, मतलब इतना तो इसको आप भूल जाओ, अगर आपको इसको भूल जाओगे तो आप, सो आपको दे रखा होगा ये, ठीक है, मतलब ये यहाँ तक दे रखा होगा। सो अब अगर आप इसको भूल गए, सो उसके बाद आपका क्या करना है? मतलब बी माइनस ए जो हमारा करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे दे रखा है 5, यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 आपका 5 हुआ, ठीक है। अब आपका 5 आ गया, तो 5 को आप क्या करोगे? 5 अपॉन ये वाला 5 इंटू 100। समझ में आया कुछ? ए सी क्या है? एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन ए मतलब जो प्रीवियस ईयर है, इंटू 100 कर देना, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा हर टर्म का, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट देख लेते हैं, इसमें क्या होता है भाई हमारा? अब कॉमन साइज वाली में क्या होता है? फॉर्मेट ऐसा कुछ है, इसमें 2020, 2021, 2020, 2021, ठीक है, ईयर्स लिख दिए। अब ऊपर से लिखोगे आप एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा? परसेंटेज ऑफ, मान ली हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का, मतलब सॉरी इस चीज़ का निकाल रहे हैं, तो हम लोग को ये जो चीज़ होगी इसको यहाँ पे रखा, इसका आप लोग को टोटल दे रखा होगा, ठीक है। इन मतलब बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपको टोटल दे रखा होगा, तो टोटल ऑफ एब्सोल्यूट चेंज ऑफ 2020 जो भी होगा, इसको मान लेते हैं 5, टोटल है 10, तो हमारा क्या? 5/10 इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही करना है हर टर्म के साथ, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, जो भी निकालना होगा हर टर्म के साथ ऐसे ही करना है। कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट समझते हैं, आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है? कंपैरेटिव वाली में पर्टिकुलर नोट नंबर 2020, 2021, एब्सोल्यूट और परसेंटेज वही सेम है, बी माइनस ए किया, मतलब इसको इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। फिर हमारा ये जो है इसको टॉप पे रखा, नीचे ए रखा, इंटू 100 कर दिया, आंसर आ जाएगा। कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट क्या होती है? इसमें भी थोड़ा कुछ डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। आप मान लो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लो, एक्सपेंसेस मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख। सो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी ये होंगे ना, इतना मतलब
यहाँ पे 100 हर क्वेश्चन में आप लिखोगे, ठीक है, हर सॉल्यूशन में आप 100 लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 5 लाख मतलब जो नीचे वाली जितनी भी टर्म होगी ना उनको जो ऊपर फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है चारों, मतलब जैसे नीचे आ गई 5 लाख तो 5 को 10 से डिवाइड किया, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे मान लो कि 2, तो 2 को भी आप किससे करोगे, 10 से करोगे, इंटू 100 करके यहाँ पे परसेंटेज लिखते जाओगे। सेम इसी वाले ईयर के साथ होएगा, परसेंटेज लिखते जाओगे। तो इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे खत्म। आपका 3rd चैप्टर भी खत्म हो गया है, देखा, जल्दी जल्दी खत्म हो गया ना। लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू।